यूएन की ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस ने आज स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें उसने कहा है कि जो रफ़ा वाला इलाका है, जो साउथ गाज़ा में पड़ता है ये शहर, तो ये प्रेशर कुकर बन चुका है इस समय। जो नाराज़गी है, जो डिस्पेयर है, जो उदासीनता है लोगों में, उसका ये प्रेशर कुकर बना हुआ है। तो रफ़ा का अगर देखा जाए इलाके में, तो रफ़ा में लगभग गाज़ा की जो टोटल पॉपुलेशन का 50% रफ़ा में है। इस समय उसने शेल्टर रफ़ा में ले रखी है। और रफ़ा क्योंकि एक छोटा सा जगह है, तो उसमें लगभग 10 लाख लोग वहाँ पर है। तो ऊपर से जो खान यूनिस में जो कार्रवाई इसराइल की तरफ से हो रही है, तो खान यूनिस से भी लोग भाग के रफ़ा की तरफ जा रहे हैं। तो रफ़ा में जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डेंसली इस समय बसी हुई है। और जीन लेकनी, ये स्पोक पर्सन है यूएन ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस के, ये कह रहे हैं कि हमको डर लग रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। जो योग गारंट है इसराइल के, तो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल की जो फोर्सेस है वो रफ़ा में भी काम करेगी, यानी रफ़ा में भी अब वो ऑपरेशन करने वाली है। तो अभी इसराइल की जो सेना है वो खान यूनिस में उसने लगभग कार्रवाई उसकी पूरी होने वाली है। तो अब नंबर रफ़ा का आने वाला है। और क्योंकि रफ़ा में पॉपुलेशन इस समय इतनी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो किस प्रकार से इसराइल यहाँ पर कार्रवाई करेगा। अगर वो कार्रवाई जैसे वो अभी तक खान यूनिस में कर रहा है, अगर वही वैसी कार्रवाई रफ़ा में करेगा, तो फिर तो बहुत ज़्यादा सिविलियन पॉपुलेशन की यहाँ पर जान की खतरा होने का संभावना बनी रहेगी। तो इसी को लेकर जो यूएन ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस है, उसने आज के दिन उसने ये चेतावनी दी है दुनिया को कि जो रफ़ा है वो प्रेशर कुकर के रूप में अभी कभी भी ब्लास्ट हो सकता है इसमें। इसराइल और हमास, ये डील लगभग इनकी होने वाली है, ऐसी खबर आ रही है। और जैसे कि ये डील हॉस्टेजेस के ऊपर है। जो हॉस्टेजेस हमास के पास उसने कैप्चर कर रखे हैं, तो इनको हमास इनको छोड़ेगा, बदले में इसराइल कुछ दिनों के लिए लड़ाई को रोकेगा। अभी देखना ये है कि डील कब होती है। क्या इसराइल रफ़ा के ऊपर जब ऑपरेशन करेगा, तो उससे पहले ही अगर डील हो जाएगी तो बेहतर होगा, क्योंकि रफ़ा के लोगों की फिर ऊपर उनके ऊपर लड़ाई नहीं शुरू होगी, तो वो बच जाएंगे अगर ये डील पहले हो जाती है। अगर रफ़ा के ऊपर अटैक होने के बाद अगर ये डील होती है, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस समय, क्योंकि इस समय जल्दबाजी है सबको, क्योंकि रफ़ा में कभी भी कार्रवाई इसराइल की तरफ से हो सकती है, तो सभी देश चाहते हैं कि फटाफट इसको डील को किया जा सके। यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर है डेविड कैमरन, उन्होंने आज वो लेबनान की यात्रा में गए थे। लेबनान में उन्होंने आज एक स्टेटमेंट जारी किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूके फ़िलिस्तीन स्टेट को रिकॉग्नाइज़ कर सकता है जब गाज़ा में लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और उनका कहना ये है कि इसके लिए पहले हमास को डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है। दूसरा उनका ये भी कहना है कि सीज़ फायर होने के बाद फ़िलिस्तीन और इसराइल पक्ष दोनों आपस में कई सालों तक बातचीत कर सकते हैं, तो इसमें तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज़ कर सकते हैं फ़िलिस्तीन को। तो इनका बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये आज के दिन का। और जैसे कि डेविड कैमरन ने एक हफ्ते पहले भी उन्होंने ऐसी कुछ बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूके फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। अभी तक फ़िलिस्तीन को किसी ने रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रखा है, क्योंकि फ़िलिस्तीन अभी यूएन में भी उसको इंडिपेंडेंट नेशन का भी दर्जा हासिल नहीं है, केवल ऑब्जर्वर नेशन के रूप में इस समय फ़िलिस्तीन यूएन में रिकॉग्नाइज़ है। तो यूके का कहना है कि वो फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ कर देगा। ईरान के जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, उन्होंने आज टेलीविज़न स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम लड़ाई को शुरू नहीं करना चाहते। तो जैसे कि अभी खबर चल रही थी कि अमेरिका के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, अमेरिका के बेसिस के ऊपर, उसमें ईरान का कुछ ना कुछ उसका रोल है। जैसे कि जो ग्रुप्स अटैक कर रहे हैं, उनके पास जो वेपन्स है वो अटैक कर रहे हो, ईरान मेड वेपन है। तो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका का एक अड्डा है, सैन्य अड्डा, उसके ऊपर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें 3 अमेरिका के सैनिक मारे गए थे। तो जो हमला जिसने किया था ग्रुप ने, उसका नाम था खतबैया हिजबुल्लाह। तो ये ईरान प्रॉक्सी ग्रुप है ये। और इसने जब खतबैया हिजबुल्लाह ने अटैक किया, तो फिर अमेरिका में जब पहली बार अमेरिका की लड़ाई शुरू होने के बाद उसका पहली बार कोई सैनिक मारा गया, तो अमेरिका की सरकार ने कल के दिन उसने खतबैया हिजबुल्लाह के जो हेडक्वार्टर है उसको निशाना बनाने के लिए उसने ऑर्डर जारी कर दिया है। तो अमेरिका के जो गवर्नमेंट है उसने कह रखा है कि हम केवल सीरिया और इराक में ही अटैक करेंगे, जहाँ पर ये प्रॉक्सी ग्रुप है। हम ईरान को अभी एस्केलेट नहीं करना चाहते ईरान के साथ। तो अमेरिका ने एस्केलेशन से मना कर दिया है, लेकिन जो ईरान के राष्ट्रपति है वो भी यही चीज़ कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि हम एस्केलेशन नहीं करना चाहते, हम लड़ाई इसको शुरू नहीं करना चाहते। लेकिन वो आगे कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर किसी ने हमको बुली करना चाहा, तो हम फिर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स करेंगे।
अभी जो ईरान है उसने सीरिया में उसके कई सारे कमांडर है मौजूद, तो उसने अपने कमांडरों को वापस ईरान में बुलाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि कभी भी सीरिया के ऊपर अमेरिका स्ट्राइक कर सकता है। तो जो सीरिया और इराक में जितने ईरान के कमांडर हैं वो सब ईरान पहुंच रहे हैं। सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो तैयार है इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, लेकिन उसके इसराइल को कमिटमेंट करनी पड़ेगी कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसराइल को, उसके लिए उसको पॉलिटिकल कमिटमेंट देनी पड़ेगी। सऊदी अरेबिया ने पॉलिटिकल कमिटमेंट मांगा है उसने इसराइल से, लेकिन उसने कोई बाइंडिंग नहीं किया, इसको बाइंडिंग नहीं किया। ये जो चीज़ है ये सऊदी अरेबिया ने अभी तक, जैसे उसने ये नहीं कहा कि हम इसराइल को तभी मानेंगे जब इसराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए बाइंडिंग हो जाए। ये बाइंडिंग का कहने का मतलब है परमानेंट करना पड़ेगा इसराइल को, मतलब मानना ही पड़ेगा। इसराइल ने जो अगर एक बार प्रॉमिस कर दिया तो बाइंडिंग करने का मतलब है कि इसराइल को उसको मानना ही पड़ेगा, उससे पीछे नहीं हट सकता है। तो सऊदी अरेबिया ने बाइंडिंग वाला निर्णय नहीं लिया उसने। उसने केवल पॉलिटिकल कमिटमेंट दिया इसराइल से, ये उसने आज के दिन का है। तो पॉलिटिकल कमिटमेंट का तो मतलब ये कि पॉलिटिकल कमिटमेंट को कभी भी तोड़ा जा सकता है। इसराइल अगर चाहे तो 2 स्टेट सॉल्यूशन से पीछे भी हट सकता है। तो सऊदी अरेबिया ने इतने नाजुक वाली पोजीशन क्यों ली उसने? वजह ये है कि इस समय अमेरिका के साथ सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो कभी भी हो सकता है, और सऊदी अरेबिया को बहुत ज़रूरी है डिफेंस एग्रीमेंट करना, क्योंकि उसकी जो सिक्योरिटी अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। अमेरिका ही सऊदी अरेबिया को सिक्योरिटी मुहैया कराता है। तो अमेरिका प्रेशर बना रहा है सऊदी अरेबिया के ऊपर, और अमेरिका ने कहा है कि जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो तब तक नहीं होगा जब तक जो सऊदी अरेबिया है वो इसराइल को रिकॉग्नाइज़ ना करे। जब तक रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा सऊदी अरेबिया तब तक डिफेंस एग्रीमेंट नहीं होगा, ये अमेरिका की सरकार का कहना है। तो अ, इसी को लेकर आज सऊदी अरेबिया की जो सरकार है उसकी तरफ से ये कुछ खबरें निकल के आ रही है मीडिया में कि वो तैयार है इसराइल को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, और केवल इसराइल को पॉलिटिकल कमिटमेंट देना पड़ेगा। इसराइल ने ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट को आज के दिन एक्यूज़ किया है, और एक्यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जो UNRWA है, UNRWA UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फ़िलिस्तीन लोगों के लिए काम करती है। तो इसके ऊपर फंडिंग कई देशों ने बंद कर रखी है, तो उसमें से ऑस्ट्रेलिया भी शामिल था। तो ऑस्ट्रेलिया ने जब फंडिंग बंद की तो फिर उसके बाद कुछ ही दिन बाद ऑस्ट्रेलिया ने उसने डिसीजन ले लिया है कि अब वो फंडिंग को दोबारा से शुरू करने वाला है। तो ये फंडिंग रोकी क्यों गई थी पहले? तो क्योंकि UNRWA के कुछ लोगों के ऊपर आरोप है कि वो हमास के साथ मिले हुए थे। तो आज के दिन जब ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया कि वो तैयार है फंडिंग को दोबारा जारी करने के लिए, तो इसराइल ने ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार हमास को, हमास के जो उसके क्राइम है, हमास के क्राइम को उसको माफ़ करना चाह रही है, फॉरगेट करना चाह रही है। ऑस्ट्रेलिया के जो इस समय मिनिस्टर है वोंग, वो कहते हैं कि हम तैयार हैं फंडिंग को जारी करने के लिए, लेकिन पहले कुछ इन्वेस्टिगेशन इन लोगों के खिलाफ जो हो रही है, जो UNRWA के लोग हैं जो हमास के साथ मिले हुए थे, तो उस इन्वेस्टिगेशन में अगर कुछ उसमें कुछ काम होता है इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, तो हम तैयार है फंडिंग को दोबारा शुरू करने के लिए। उनका कहना ये है कि इस समय फंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। UNRWA इस समय फ़िलिस्तीन लोगों के लिए जो काम कर रहा है वो UNRWA ही कर रहा है। तो UNRWA की फंडिंग अगर बंद रहेगी तो फिर UNRWA काम नहीं कर पाएगा। तो मिनिस्टर ने कह दिया कि हम तैयार हैं फंडिंग को दोबारा से स्टार्ट करने के लिए।